जय हिंद जय जोहार। आज के इस रीडिंग क्लास में हम लोग रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहते हैं। जब किसी देश को उसके आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक याद रखेंगे कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक जो हैं वो हैं एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो अर्थव्यवस्था है उसकी छोटी इकाई का जो अध्ययन है उसको अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थ शाखा यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखेंगे माइक्रो मीन्स छोटा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन मेडार्ड किन्स को जाता है। जॉन मेडार्ड किन्स को जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो इसे विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हो गया। अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी यानी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो याद रखेंगे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसकी संकल्पना जॉन मेडार्ड किन्स के किसके विचारों से प्रेरित है? बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से क्या आशय है? इसमें आशय है कि आयात और निर्यात गतिविधियां न होगा। अगला चलते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे समान रूप से बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आ चुका है। तो क्या है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक होता है यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है। कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सभी क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक होता है। तो याद रखेंगे खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। द्वितीय क्षेत्रक में क्या हो गया? जब ये उत्खनन हो गया तो उसका क्या होगा? उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति जैसे क्षेत्र आते हैं द्वितीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक में क्या है? जो सभी सेवा क्षेत्रक होता है, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्रक के रूप में आता है। तो ये सभी याद रखेंगे। अगला जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पर पंचम क्षेत्र का भी जिक्र है। तो जो अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय जो लिया जाता है निर्णय लेने वाले जो संस्था होते हैं उनको किस क्षेत्र के रूप में रखा जाता है? तो पंचम क्षेत्र के रूप में रखा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1969 में प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन थे। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भी जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए जो भी भारतीय थे। तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था। तो याद रखेंगे, जो दूसरा है व्यक्ति है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, वो कौन है? अभिजीत बनर्जी। कब दिया गया? 2019 में। ये क्या हैं? ये भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी करते हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय यदि एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं देखिए, ये कब का है? तो 2020 तक का ही है इसमें। तो इसका कौन कौन है? तो अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी है, यूके है। तो लेकिन अभी हमारा देश जो है चौथे नंबर पर आ चुका है, यानी जर्मनी को पछाड़ दिया है। तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये पहले 2020 का ये रिकॉर्ड है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रति व्यक्ति आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज यानी आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मात्रात्मक परिवर्तन होगा, क्वांटिटेटिव चेंज हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन या यूं कहें प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी क्या दर्शाती है? तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे कहते हैं? यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए क्या मापदंड है? तो वो किससे देखा जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के जरिए किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो 2006 से 7 में सर्वाधिक समृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त की है, वो है 9.6%। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था ने ये भारत में बचत यानी सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर।
तो भारत में बचत यानी और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? यानी बचत भी है और पूंजी निर्माण की ऊंची दर भी है, फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है। इसका मुख्य कारण है तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होने के कारण भारत की जो डेवलपिंग ग्रोथ है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है वह क्या है? कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की संवृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 11.5% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की संवृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 11.5% रहने का अनुमान है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संचेतक क्या हैं? तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो वर्ष 2006-07 में सर्वाधिक रही 9.6। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास सबसे कम रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही यानी 7.8% रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। आर्थिक विकास दर कौन से पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कितना रही? 7.8%। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर कहलाती है। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस यानी वर्ष 1976 ईस्वी में मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स ऑफ अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा किया गया था। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि यानी PPP का प्रतिपादन किसने किया था? तो GR कैसल ने किया था। GR कैसल ने क्रय शक्ति समता विधि यानी PPP का प्रतिपादन किया था। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम यानी ICP के अनुसार PPP के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की रही? तो 6.7% की रही। तो देखिए ये सभी आंकड़े 2020 के हैं। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव यानी सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक प्राप्त जानकारी जो है प्रदान करता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद।
संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। जीवन प्रत्याशा सूचकांक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2020, ये 2020 का आंकड़ा है। किस देश को प्रथम स्थान मिला है? नॉर्वे को। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हर एग्जाम्स के लिए। तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन गुजनेटस को कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो साइमन गुजनेटस थे। साइमन गुजनेटस याद रखिएगा कौन थे? राष्ट्रीय आय लेखा के प्रणाली के जन्मदाता। और PC महालनोबिस 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। पिछले पार्ट में भी पढ़े थे हम लोग। तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वह जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, जैसे हाई जो हो गया पूंजी उत्पाद का जो अनुपात है वो क्या है? हाई है। पूंजी बटा उत्पाद इसका जो अनुपात है वो क्या है? हाई है। और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर के कारण जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर क्या है? मंद होती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत यानी सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों यानी फिजिकल एसेट्स का है। भारत में वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। सबसे ज़्यादा गोवा है, सबसे कम बिहार है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कब? 1876 में। भारत में राष्ट्रीय आय समंको यानी नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSS का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का
निर्णय लिया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अब बना है, ये दोनों को मिला के याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है सी यानी कंजप्शन उपभोग, प्लस सकल निवेश इन्वेस्टमेंट, फिर है सरकारी व्यय, प्लस X-M यानी निर्यात माइनस आयात। ये हो गया। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा? उपभोग, कंजप्शन क्या हो रहा है वो, प्लस सकल निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, फिर आपका सरकारी व्यय कितना हम लोग सरकारी खर्चा कर रहे हैं, प्लस निर्यात माइनस आयात, इस तरह से है। तो C4 होगा कंजप्शन, I4 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G4 गवर्नमेंट स्पेंडिंग और X4 एक्सपोर्ट और M4 इंपोर्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत अब चौथी हो गई है, तो ये पहले का आंकड़ा है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP कहा जाता है। यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर, ये तीन को के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP। यानी नॉमिनल GDP में क्या क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा, मुद्रा संकुचन होगा और अप्रत्यक्ष कर होगा। तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से सकल यानी GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 46% योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत का योगदान है? लगभग 46% का योगदान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय उत्पाद का क्या है? मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1950 में हुई। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1950 में हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? तो C रंगराजन समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष यानी 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? वर्ष 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO यानी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 और 12 से बदलकर आधार वर्ष कौन सा रखा गया? 2017 से 18 का प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है इसको जान लेते हैं। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम यानी प्रोग्राम एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। तो याद रखेंगे आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा प्रणाली जिसमें केंद्रीय संगठन निश्चित समयावधि के लिए क्या करेगा? लक्ष्य का निर्धारण करेगा।
यानी आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि एक निश्चित समय के लिए एक केंद्रीय संगठन लक्ष्य का निर्धारण करेगा और उसको प्राप्ति के लिए बहुत सारे कार्यक्रम एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था 1934 में। सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित की थी। नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या था? तो कृषि और विकास करना था। देश में समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या लिया गया था? तो सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? तो रोलिंग प्लान जो है 1978 से 1980 के बीच प्रभावी थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि फेल कर गया था। नेक्स्ट है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ट्रॉमा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में
किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था। भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत आयात निर्गत पर मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता पर बल दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना था? तो सातवीं। नेक्स्ट है आपका 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया गया था, जो अभी भी चलता है। 1975 ईस्वी से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा यानी एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का रणनीति अपनाया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में आर्थिक और जो सामाजिक नियोजन है को 7वीं अनुसूची में रखा गया है और समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजना कौन कौन समय हुई थी उसको देख लेते हैं। तो भारत की पंचवर्षीय योजना और अवधि। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे 51 से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 56 तक चला। फिर दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 1961 तक चला। फिर तीसरी योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट हुआ था और 1966 तक चला। ठीक है। फिर तीन एक वर्षीय योजना चलाया गया था। तो कौन कौन? 1 अप्रैल 1966, 31 मार्च 1969। तो 1 अप्रैल 1966 से एक वर्षीय योजना चलाया गया था। देखिए जो प्रथम योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि, है ना, और दूसरा था उत्पादन एवं आय तथा धन का समान वितरण। ये आपका सेकंड था। प्रथम में ही है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। प्रथम में ही है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। सेकंड है उत्पादन एवं आय तथा धन का समान वितरण, भारी उद्योगों का विकास, दूसरा योजना का उद्देश्य, और है राज्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। चौथी योजना। अब चौथी योजना देखिए 1966 के बाद 1 साल का गैप यानी 1 वर्षीय योजना चला था। तो अब 1969 हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। ठीक है। तो 1969 हो जाएगा। तो 1969 में से 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 को चौथी ये पंचवर्षीय योजना चला। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चला। जो आपका चौथी योजना है उसमें क्या क्या इस मुख्य उद्देश्य थे? तो विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता का स्थापना करना। यह चौथी
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गरीबी उन्मूलन किससे संबंधित है? तो 5वीं योजना से। 6ठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। देखिए वार्षिक योजना भी चला। तो 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक एक वार्षिक योजना चला। ठीक है, तो इसके बाद यानी 1979 के बाद एक वर्ष का गैप लेते हैं। उसके बाद 6ठी योजना चलता है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। 6ठी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 6ठी पंचवर्षीय योजना का? तो निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। सामाजिक वाला जो काम था वो जो है 6ठी योजना में था। 7वीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के बीच चला। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके बाद 2 वर्षों का जो है 1 वर्षीय योजना चला। 1 वर्षीय योजना चला, यानी 1990 से देखिए 92 तक, 90 से 92 तक, यानी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, यानी 2 वर्षीय वाला योजना चल गया। और उसके बाद 8वीं योजना आया। 8वीं योजना जो है अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला। मुख्य उद्देश्य था शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना। उसी प्रकार है 9वीं योजना चला। 9वीं योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। फिर 10वीं योजना चला 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। मुख्य उद्देश्य था उपभोग के स्तर पर वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। उसके बाद 11वीं योजना चला 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। क्या उद्देश्य था? बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना था। तो ये सभी जो है चला। इसके बाद जो है शिक्षा, इसी में 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य में ही शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति के लिए रणनीति 11वीं योजना में ही। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना 11वीं योजना में ही, और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी जो है 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य में से था। फिर 12वीं योजना चला 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। इसमें क्या था? तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से 12वीं योजना तक चला पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, यानी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। मानव विकास के लिए के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसमें मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन यानी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो 3 बार जो है योजना अवकाश लाया गया था। महिला अंश योजना यानी किस पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रतर एवं समावेशी विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा,
अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान किसमें था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्रतर और समावेशी विकास। याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और धारणीय अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड की और एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। अगला है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। अगला टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। कोई भी वस्तु को सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा मनी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1862 ईस्वी में की गई थी। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य यानी फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित होता है, तो धातु मुद्रा में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी यानी स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए किया गया है। नेक्स्ट है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, तो सातोशी नाकामोतो ने किया था। याद रखेंगे, जो बिट करेंसी का प्रचलन किसने किया था, तो सातोशी नाकामोतो ने किया था। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दाशमिक मुद्रा प्रणाली यानी डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई। एक रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है और 1957 तक 16 आनों में विभाजित था भारतीय रुपया। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं, प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं यानी स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है, आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति का अपेक्षा मांग अधिक होता है। आपूर्ति का अपेक्षा मांग अधिक होता है। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति की माप यानी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी संकीर्ण मुद्रा। M2 क्या है, M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 क्या है, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 क्या है, M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा यानी मांग एवं सावधि जमा। तरलता की दृष्टि से क्रम क्या है, M1 सबसे बड़ा, M2 सबसे, फिर उसके बाद M3, फिर उसके बाद M4। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं, तो ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं यानी ऑप्शनल मनी के विनिमय के उदाहरण हैं। मुद्रा प्रसार यानी करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है, तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है, तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद। ये 3 जगह मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई
होती है, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के स्थैतिक यानी स्टैटिक और ज्ञातात्मक। मुद्रा के स्थैतिक यानी स्टैटिक और ज्ञातात्मक यानी डायनामिक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो पॉल एंजिंग ने किया। पॉल एंजिंग ने स्टैटिक और डायनामिक कार्यों का विभाजन किया। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऐसा संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है, बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ, वर्ष 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1935 में की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया? तो चैम्बरलिन आयोग, वर्ष 1914 में किया गया था, चैम्बरलिन आयोग। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 में की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट है भारत में विदेशी विनिमय संचय यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगला जो है नेक्स्ट है विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां यानी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी जाती है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों की मां यानी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी जाती है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1975 में की गई थी प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगम उद्योग के लिए। निगम उद्योग के लिए वाणिज्य पत्र साख का स्रोत है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों की वित्तीय सुधार से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों की वित्तीय सुधार से है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर आधारित
स्थापित की गई है? तो YH मालेगाम समिति के अनुशंसा पर सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर की अवधि कितनी है? 1 जुलाई से 30 जून तक। RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का होगा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। नेक्स्ट है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम का दुर्बल वर्गों को ऋण देने से है। व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है? तो जो व्यवसायी बैंक का जो एजेंसी है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ट्रस्टी का कार्य करना। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है। इसका चिन्ह D उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। इस तरह का चिन्ह जो है D उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक जो है ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किससे संबंधित है? तो उपयोग एवं निवेश साख से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय यानी प्रेस कहाँ पर है? देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। यानी 4 जगह पर जो मुद्रा होता है उसका प्रेस है। देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1955 में हुई थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की गई है। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी? तो निजी भारतीय बैंकों में चीन में सर्वप्रथम एक्सिस बैंक ने अपनी शाखा स्थापित की थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन हैं? भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक क्या था? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। स्वेरिजेस रिक्स बैंक जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक का नाम क्या था? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1668 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक
बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 किया गया था और 19 जुलाई 1969 को 14 किया गया था। इस तरह से 20 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोच्चि यानी केरल में स्थापित किया गया है। लघु उद्योगों यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कार्य करता है यानी सिडबी कार्य करता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फिनेजी यानी लैंड बॉक्स यानी लंदन क्लब और रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? कहाँ पर नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो नायक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है बेसल मानक यानी बेसल नॉर्म्स के जरिए। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। ग्रामीण यानी अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। नेक्स्ट है स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता यानी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया है? तो नरसिम्हम समिति के द्वारा। नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया है? तो भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता यानी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया है। सहकारी साख समितियों यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। गैर निष्पादक परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से
वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऋण वसूली प्राधिकरण यानी डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स यानी DRT का स्थापना किया गया था। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूककर्ता यानी विलफुल डिफ़ॉल्टर के नाम से जाना जाता है। केरल जो है देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन यानी करेंसी इश्यूएंस करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार के प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झोंग यानी पंजाब में की गई थी। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो एडी गोरावाला समिति के संस्तुति से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो वर्ष 1952 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया गया है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी SEWA और केरल में कुटुंबश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब? तो 1982 में। कौन से समिति की अनुशंसा पर? तो शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो ये है हमारा इस पार्ट का कंप्लीट रीडिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे नेक्स्ट पृष्ठों को अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।